हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ज्योग्राफी की पिछली क्लास में आपने संघनन को समझ लिया था। इस क्लास में हम बात करेंगे वर्षण की। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अगली क्लास में वर्षण पढ़ाऊंगा। उससे पहले एक बात है जो आपसे कहनी बहुत ज़रूरी है। आप लोग अपना मोटिवेशन कम कर रहे हैं और इससे काम नहीं चलेगा। मैं लगातार 2-3 वीडियो से आपको कह रहा हूँ कि शुरुआत तो आपने अच्छी की थी, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि आप लोग धीरे धीरे क्लास में आपका मन नहीं लग रहा है और पढ़ाई के दौरान ये होता है। आपने देखा होगा कि जब आप शुरुआत में जुलाई के महीने में स्कूल ज्वाइन करते थे तो बड़े ज़ोर शोर के साथ एकदम बैग टांग के पीठ पे पहुंच जाते थे स्कूल में, और जैसे जैसे ही क्लास आगे बढ़ती, यानी कि जैसे बोझ बढ़ता था आपके ऊपर, आपका मन नहीं करता था स्कूल जाने का। लेकिन क्या उससे फुर्सत मिली आपको? अगर आप उसको छोड़ दिए होते तो आप तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट भी पास नहीं कर पाए होते, आप ग्रेजुएट नहीं हो पाए होते। यानी कि वो भले ही आपको बोझ लगा, लेकिन किया आपने ना उसको। तो अगर आप अभी जो पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी परीक्षा को पास करने की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कई बार ये चूंकि बड़ा सिलेबस है, वक्त लगता है। कई लोग तो इसे 5 साल का महायज्ञ भी बोल देते हैं, 7 साल का महायज्ञ बोल देते हैं। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी पूरी तबाह कर लेते हैं इसमें। तो इसमें वक्त लगता है, ये बड़ा सिलेबस है और इसमें बोर होना या ये कहकर छोड़ देना कि बहुत बड़ा है, नहीं हो पा रहा है, फिर आप इसको छोड़ ही दीजिए। क्योंकि जब यूपीएससी को अगर एक छोटे मोटे इंसान को लेना होता जो क्लर्क का काम कर सके या गूगल पर बैठ करके उसका कोई डेटा निकाल सके, तो वो इतना डिटेल में जाकर के क्यों पूछती है? वो इतना डिटेल में जाकर के इसलिए पूछ रही क्योंकि वो आपको प्रशासक बनाना चाहती है। आपको एक जिले को चलाना होगा। हजारों फाइलें पूरे दिन में आपके आंख के सामने से गुजरेंगी और उन पर आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए। इसीलिए यूपीएससी ऐसी परीक्षा लेती है कि आप इतनी मेहनत करके जाएं ताकि उन सारे समस्याओं का एक साथ आप समाधान कर सकें, उसको मैनेज कर सकें। और आप एक छोटे से जो है क्लास में परेशान हो जा रहे हैं, एक सब्जेक्ट भी ढंग से आपने नहीं पढ़ा कि आप आते हैं 2-4 मिनट वीडियो देखिए, ऐसे मौज मस्ती किए निकल लिए। अरे ऐसे नहीं होगा गुरु, फ्री में मिल रहा है, पढ़ लीजिए, बना लीजिए, भविष्य बन जाएंगे अधिकारी तो 7-8 पुश्तें आपकी जो है सुधर जाएंगी और आप बेहतर होंगे तो और कुछ लोगों को बेहतर करेंगे। आप कीर्तिमान स्थापित करेंगे कि घर बैठे बैठे आपने इतना बड़ा परीक्षा पास कर लिया, और उससे बहुत सारे लोग और मोटिवेट होंगे और वो इस तरह का जो है क्लास ज्वाइन करेंगे और अपनी पढ़ाई करके अपना करियर अच्छा बनाएंगे। चलिए अब क्लास की बात करते हैं। इस क्लास में हमें वर्षण पढ़ना है, ठीक है। वर्षण को आप सामान्य भाषा में वर्षा बोलते हैं, ठीक है। तो वर्षा क्या होता है? जैसे आप बोलते नहीं है कि वो इतना गुस्सा है कि बरस पड़े। तो जब संघनन की क्रिया होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संघनन की क्रिया जब होती है, यानी कि वायु ठंडी होती है, वो संघनित होती है, तो वो जल के बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। तो जल की बूंदें जब यानी कि जब पृथ्वी के तल से ऊपर जल की बूंदें जो हैं, वो उनको जब वायु रोक नहीं पाता है, यानी कि उनके भार को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो बूंदें क्या होती हैं, भरभरा के नीचे गिर पड़ती हैं और आप कहते हैं बरसात हो रही है, ठीक है। तो वही पूरी क्रिया जो है वर्षण होती है। अब पूरा डिटेल में हम समझेंगे कि वर्षण क्या है, कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो सामान्य वर्गीकरण जो वर्षण का है वो है जल वर्षा, हिम वर्षा, और कई बार आपने देखा होगा कि बरसात के साथ साथ छोटे छोटे पत्थर गिरते हैं। एक तो होगा कि सीधे सीधे पानी का बरसात होता है, बूंदें गिरती हैं। एक आपने ऐसा भी बरसात देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही उधर उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ था, जिसमें केवल बर्फ गिरा था, फट 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 करके एकदम बहुत नुकसान किया, गेहूँ सब खराब हो गया एकदम से। तो
वो हिम वर्षा हो गई। एक ऐसी वर्षा भी आपने देखा होगा जिसमें जल और बर्फ दोनों होता है, तो उसे सहिम वृष्टि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहिम वृष्टि। सहिम वृष्टि, इसमें क्या होता है? जल वर्षा प्लस हिम वर्षा दोनों होते हैं, ठीक है ना। और एक होता है आपका ओलावृष्टि, ठीक है। तो इस प्रकार का ये सामान्य एक वर्गीकरण होता है वर्षा का, ठीक है। अब इसके अलावा जो बरसात होता है यानी कि जो वर्षण होता है वो कितने तरह से हो सकता है, किन परिस्थितियों में हो सकता है, उसके आधार पर जो इसका वर्गीकरण है वो 3 प्रकार का है। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। तो ये वर्षा का वर्गीकरण है कि संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। इसी को आपको समझना है एक एक करके कि संवहनीय वर्षा क्या होती है, पर्वतीय वर्षा क्या होती है और इनका वितरण क्या है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ होती हैं, इन सारी चीज़ों को भी आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम संवहनीय वर्षा को समझते हैं कि संवहनीय वर्षा क्या होती है, ठीक है। तो जब किसी क्षेत्र में वायु का तापमान बढ़ता है, या यूं कहें कि जिस क्षेत्र का तापमान ज़्यादा होता है वहाँ की वायु क्या होती है, गर्म होती है। और मैंने आपको बताया था कि जब वायु गर्म होती है तो गर्म होकर ऊपर उठती है। वायु क्या होती है? गर्म होकर के ऊपर उठती है, ठीक है। वायु गर्म होती है और गर्म होकर के ऊपर उठती है। ये वायु का अपना गुणधर्म है। और जब ऊपर उठती है तो वायु क्या होती है? ठंडी होने लगती है धीरे धीरे। जब आप एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर आपने पढ़ा था कि किस प्रकार ऊपर जाने पर तापमान जो है घट रहा था। तो ये वायु जो गर्म वायु है धरातल से उठी है, ये जैसे जैसे ऊपर जाती है इसका तापमान क्या होता है? घटता चला जाता है। और ये तापमान जैसे जैसे घटता है सापेक्ष आर्द्रता उसी प्रकार बढ़ती है। क्योंकि अभी पिछली क्लास में आपने समझा कि सापेक्ष आर्द्रता जो है वो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। अगर तापमान घट रहा है तो सापेक्ष आर्द्रता क्या होगी? बढ़ेगी। और सापेक्ष आर्द्रता बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति आती है जब सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है, यानी कि वायु क्या होती है? संतृप्त हो जाती है। वायु क्या होती है? संतृप्त हो जाती है। और उसके बाद जब फिर उसका थोड़ा सा तापमान घटता है तो क्या होने लगता है? संघनन होने लगता है और फिर बादल का निर्माण होता है, ठीक है। संघनन होता है और उसके बाद में क्या होता है? बादल का निर्माण होता है। अब जब बादल का निर्माण होता है तो बूंदें संघनित होकर के बूंद का निर्माण करती हैं और वो क्या होती हैं? वापस फिर वर्षा करती हैं, ठीक है। वो क्या करती हैं? वापस फिर वर्षा करती हैं। तो यही है आपकी संवहनीय वर्षा। ये किन क्षेत्रों में होगी? जहां पर तापमान ज़्यादा होगा। तापमान कहां पर जाता होता है? ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है जिसे आप विषुवतीय रेखा कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य है वो सालों भर कहाँ पर लंबवत होता है? विषुवत रेखा पर। और सबसे ज़्यादा जो तापमान प्राप्त होता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में प्राप्त होता है। यहाँ तापमान ज़्यादा होता है। तो ये विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, ये जो विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान अधिक होता है और यहीं पर संवहनीय धारा उठती हैं और संवहनीय वर्षा सबसे ज़्यादा यहीं पर होती है, ठीक है। संवहनीय वर्षा कहाँ पर होगी? यहीं पर ज़्यादा
होगी। ठीक है, तो ये है आपकी संवहनीय वर्षा। बहुत ही सिंपल है। वायु गर्म हुई, ऊपर उठी, ठंडी हुई, और ठंडी हुई तो उसका सापेक्ष आर्द्रता बढ़ा, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ा तो उसका संघनन हुआ, और संघनित वायु फिर से वर्षा के रूप में धरातल पर आ जाती है। ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि पर्वतीय वर्षा क्या होती है। ठीक है, पर्वतीय वर्षा क्या होती है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये मैं समझा चुका हूं। पर्वतीय वर्षा क्या होती है, तो जैसे एक पहले पर्वत बना लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि पर्वतीय वर्षा होती क्या है। ये मान लीजिए कोई पर्वत है। अब होता ये है कि कोई एयर है, कोई वायु है जो कि आर्द्र है, यानी कि इसमें आर्द्रता है, इसमें मॉइस्चर है। तो जब कोई आर्द्र वायु किसी पर्वत के अभिमुख से टकराती है, यह पर्वत का क्या है, अभिमुख है, अभिमुख है, और ये क्या है, विमुख है। यानी कि अभिमुख का मतलब कि जिसका मुख उस तरफ हो, और मुख कैसे डिसाइड होगा, जिस तरफ से एयर आ रही है, जिस तरफ से एयर आ रही है। ठीक है, तो ये एयर इस तरफ से आ रही है, तो पहाड़ का अभिमुख क्या होगा, यही होगा। तो ये जो वायु है, जो आर्द्र वायु है, ये इस पहाड़ के इस अभिमुख से टकराती है और ऊपर उठ जाती है। ठीक है, इस अभिमुख से टकराती है और ऊपर उठ जाती है, और जब ऊपर उठती है तो उसका तापमान घटता है। तापमान घटता है तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है तो वायु संतृप्त होती है, संतृप्त होने के बाद में वो संघनित होती है, और बादल का क्या होता है, निर्माण होता है। और जब बादल का निर्माण होगा तो क्या होगा, वर्षा होगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, वर्षा होगा। और ये जो है, ये विमुख ढाल है, तो यहाँ क्या होती है, हवा धीरे से नीचे उतर जाती है। तो पहाड़ों के जो विमुख ढाल होते हैं वहां पर वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि वहां अब विमुख ढाल के सहारे वायु नीचे बैठ जाती है, इसलिए वर्षा का निर्माण नहीं होता, यानी कि वहां पर वर्षा नहीं होती, बादल का निर्माण नहीं होता है। तो पहाड़ों के अभिमुख क्षेत्र पर ही वर्षा का निर्माण होता है। अभिमुख क्षेत्र का मतलब कि जिस तरफ से हवाएं आ रही होती हैं और टकरा करके ऊपर उठती हैं, वो पार्ट जो होता है वो अभिमुख होता है, और दूसरा वाला पार्ट का विमुख होता है, जहां पर वायु जो है बरसात का अभाव पाया जाता है। तो ये है आपकी पर्वतीय वर्षा। अब समझते हैं कि चक्रवाती वर्षा क्या होती है। हालांकि जो चक्रवाती वर्षा है वो जब आप वाताग्र पढ़ेंगे वहाँ आपको बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि चर्चा हो रही है तो थोड़ा सा जान लीजिए कि क्या होता है चक्रवाती वर्षा। चक्रवात के कारण होने वाली वर्षा को चक्रवाती वर्षा कहा जाता है, ये सामान्य सी परिभाषा है इसकी। ठीक है, लेकिन चक्रवाती वर्षा होती कैसे है, तो जो शीतोष्ण चक्रवात होता है उसमें जब शीतोष्ण चक्रवात पर आर्द्र एवं गर्म पवनें टकरा करके ऊपर उठ जाती हैं और वही ऊपर उठी हुई हवाएं संघनित होती हैं तो वो बादल का निर्माण करती हैं और उसके बाद में वर्षा होती है। तो चक्रवातीय वर्षा चक्रवात के कारण होता है। अब शीतोष्ण चक्रवात क्या है ये आपको समझ में ही नहीं आया होगा, इसीलिए मैं कह रहा था कि जब आप वाताग्र पढ़ेंगे और उसके बाद में चक्रवात पढ़ेंगे तो वहाँ पर उष्ण चक्रवात क्या होता है, शीतोष्ण चक्रवात क्या होता है, उसको समझेंगे तो चक्रवातीय वर्षा ज़्यादा समझ में आएगी। यहाँ पर मैंने बस आपको बता दिया सिंपल। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए कि चक्रवात के कारण जो वर्षा होती है वह चक्रवातीय वर्षा होती है। आगे अगर लिखना चाहें तो यह भी लिख सकते हैं कि शीतोष्ण चक्रवात से जब गर्म एवं आर्द्र वायु टकराती है तो वह टकरा करके ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठी हुई वायु का तापमान घटता है जिससे सापेक्ष आर्द्रता का मान बढ़ता है। सापेक्ष आर्द्रता का मान बढ़ते बढ़ते एक ऐसी स्थिति आती है जब वायु संतृप्त हो जाती है और वह संतृप्त वायु थोड़ा सा और तापमान घटने पर संघनित होती है जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा होती है। तो यह है आपकी चक्रवातीय वर्षा। अगर नोट्स बना रहे हैं तो इसी तरीके से लिख लीजिए। बाकी चक्रवातीय वर्षा की चर्चा जब आप चक्रवात और वाताग्र पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर ज़्यादा विस्तृत तरीके से
की जाएगी। तो अब अगली क्लास में हम वर्षा के वितरण पर बात करेंगे कि जैसे अभी आपने ये चित्र देखा था, ये पृथ्वी का चित्र है, ये 0 डिग्री है और इसके ऊपर ऐसे जो है ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो वर्षा के वितरण में हम ये समझेंगे कि कहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो रही है, कहाँ पर वर्षा कम हो रही है, किसके पश्चिमी भाग में वर्षा हो रही है, कहाँ तक पूर्वी भाग में वर्षा हो रही है। ये इसे वर्षा का वितरण कहते हैं। ठीक है, तो वर्षा का वितरण आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट में जाकर के पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब आपको मिल जाएगा। बाकी शेयर कर दिया कीजिए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। लाइक करना भी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। हम आपके लिए मुफ्त में इतनी सेवा दे रहे हैं, तो आप लाइक और शेयर करके इस वीडियो को थोड़ा ट्रेंडिंग में लाया कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों तक ये पहुँचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे वर्षा के वितरण पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।